फिजिक्स देखा है। करें बात, बोलिए, देखा जाए। हाँ, हेडिंग है। तो आइए, तो बोलिए, आपने कल पढ़ा था, तो जो पढ़ा है अब उसको लिख दिया हम कि सार्वत्रिक गैस स्थिरांक R बराबर PV अपॉन T। तो बोले परिभाषा बन गई। आपको याद है ना, ये स्थिरांक NTP पर लिया गया था। तो NTP पर किसी भी गैस के दाब आयतन के गुणनफल और परम ताप का अनुपात बन गई। दे दी NTP पर NTP पर किसी भी गैस के दाब व आयतन का गुणनफल तथा उसके परम ताप का अनुपात सार्वत्रिक गैस नियतांक कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। अब बताइए, डेफिनेशन आसान हो गया या अभी प्रॉब्लम है? अब पहला सवाल तो हमने आपका निकाल दिया। अब दूसरा आपने पढ़ा था कि परिभाषा, आंकिक मान, विमीय सूत्र और यूनिट यानी इकाई। तो परिभाषा हो चुकी है। अब आइए, अब हम आपको इकाई पहले बताते हैं, बीमा बता देते हैं, तब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। आइए, यूनिट। पहली यूनिट हम बनाएंगे एसआई सिस्टम में, यानी इन एसआई सिस्टम, चाहे मानसी कहीं है कि एमकेएस, तो वो भी सही है। तो एसआई सिस्टम में क्या इसकी इकाई है बेटा, बताइए। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू PV बाई T। तो बोलिए, दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आयतन की इकाई घन मीटर, मोल याद रखिए 1 मोल का है, और टेम्परेचर बताए डिग्री केल्विन। अब मीटर स्क्वायर से कट गया, तो न्यूटन मीटर को आप लोग जूल कहते हो, प्रति मोल डिग्री केल्विन। तो अब एसआई सिस्टम में अब आपको ये इकाई याद रखना होगा, जूल पर मोल डिग्री केल्विन, है ना। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम इसे जूल पर मोल डिग्री केल्विन कहेंगे। तो ये इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट हो गई। अब दूसरा हम ले रहे हैं जिसका हम ज्यादातर केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, तो आइए उसमें लेते हैं। R इज इक्वल PV बाई, आप पढ़े होंगे PV बराबर nRT, तो ये n लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ सके मोल कहां से आया, क्योंकि n मोल अणु है। तो अब हम दाब को MKS में न नाप के लीटर वाई मंडल में नापे, क्योंकि आपने दाब की कक्षा 9 में और 10 में कुल 6-7 इकाई पढ़ी है। जिसको नहीं आता है वो फिर से दोहरा लेगा। बार, मिली बार, टार, मिलीटार, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर यानी सेंटीमीटर पारे का दाब, मिलीमीटर पारे का दाब, ठीक है। पास्कल, क्या चीज? पास्कल। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब एक ही भौतिक राशि की इकाइयां हैं जिसे हम कहते हैं। और एक चीज इसमें और छूट गई लिखना, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, कुल 9 इकाई हो गई। ये आप लोग कक्षा 9 से लेके अब तक 10 तक इतनी पढ़ के आए हैं। तो अभी यहां भी सुन लिया, यहाँ तो खाली रिपीट करा दिया गया। तो अब आज के बाद हमेशा के लिए हमेशा रखिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत खाली यही तो पढ़ने वाली नहीं है। निरंजन तुम ये बायो वाले में एब्सेंट थे, तो चैनल पे जाके देख लेना लेक्चर। हाँ करे बात। तो अब हम इस दाब को वायुमंडलीय दाब में नापेंगे। तो बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आयतन को लीटर में नापेंगे। यहाँ एमकेएस में घन मीटर था, और बोलो ये तो मोल है ही है और ये केल्विन है। तो अब देख लो क्या इकाई आ गई, वायुमंडलीय दाब लीटर प्रति मोल डिग्री केल्विन। तो इस इकाई का इस्तेमाल हम ज्यादातर फिजिक्स में नहीं करते, केमिस्ट्री में करते हैं, और सबसे ज्यादा फिजिक्स में ये करते हैं। अतः हम यूनिट जब निकाल लिए हैं, तो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू हम आपको दो तरह से बताएंगे, एक उसमें और एक इसमें। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा तुम्हारा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। चले बेटा, अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब बताओ, तुमने जो 4 सवाल लिखा था उसमें 2 सवाल हो गया, अब तीसरा ले लो, विमीय शुद्ध। आओ तीसरा, डायमेंशनल फार्मूला। देखो डायमेंशनल, जूल माने ऊर्जा। अब तुम लोग ऊर्जा की 5 इकाई जो कहे थे याद करने को, उसमें तुम्हें ऊर्जा का याद होगा, ml²T⁻²। मोल की कोई डायमेंशन नहीं है, और टेम्परेचर की थीटा, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं, ये हो गई थीटा। मोल बन गई। ऊर्जा का हो गया ml²T⁻², मोल की कोई डायमेंशन नहीं, और केल्विन का थीटा, पढ़े हो ना? तो ये डायमेंशन हो गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें। आओ देखो न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले हम तुमको बेटा एसआई में ले जाते हैं, जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा। बोलो, चौथा पॉइंट है आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल। और जानते हो ना, ये हमको याद रखना पड़ता है, सवाल में नहीं देता। अब तक आप कम से कम 50 ऐसी स्थिरांक पढ़ चुके अब तक, तो वो सब अभी पढ़ लिए, अभी और उतना के ज्यादा पढ़ोगे 12 में आके। अतः ये सब तुमको याद रखना पड़ता है, सवाल में नहीं रहता है। बोलो बोलो, R बराबर PV। आ जाओ। अब तुम सब बच्चे ने सुना था ना कि ये सारा डाटा एनटीपी पर, तो तुमने क्या पढ़ा था कि एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में हम दाब 76 सेंटीमीटर पारे के दाब को मानते हैं। तो पहले निकालना पड़ेगा। बोलो P बराबर HDG। तो बोलो ऊंचाई कितना स्तंभ चढ़ रहा है, 76,
तो बोलो इसको मीटर बना लें, क्योंकि एमकेएस में या एसआई में कम मीटर में होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में। उस दिन पृष्ठ तनाव पढ़ा रहे थे तो बताए थे पारे का घनत्व 13.10 में 3। उस दिन पानी पारा दोनों बता दिए थे कि बेटा आज के बाद आपको याद रखना है, फंडामेंटल में भी बताए थे। जी का मान 9.8। अब जब आप इसको गुणा कर लेंगे तो सारा गुणा भाग के बाद आ जाएगा 8.31। तो अब ये क्या आ जाएगा बताइए, ये देखिए जूल पर मोल डिग्री केल्विन। तो ये हो गया आपका दाब का, अरे सॉरी, सार्वत्रिक गैस नियतांक की इकाई। समझ आ गया है? अब आ जाओ, अब हम आपको इसमें भी बता देते हैं। अब आज से ये याद रखो, कितना होगा बेटा आर का मान 8.31। ठीक बात है। अब चलो दूसरा लेते हैं, ये तो एसआई में था, और अब इसमें बोलो आर बराबर ई भी। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज छूट गया था, सॉरी यहाँ पर छूट नहीं गया था, लिखना छूट गया। रुको एक मिनट बेटा, यहाँ देखो गलती होगी लिखने में, हमारा ध्यान कहीं और चला गया। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हम लोग दाब निकाल रहे थे ना, अभी तो हमको आर निकालना था, अभी तो हम ये दाब बता रहे थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है? अब यहाँ आ जाओ, बोलो दाब का मान कितना हो गया 0.76 गुणे 13.6 3 गुणे 9.8। अब आयतन आपको अभी पिछले दिन पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि एनटीपी का क्या मतलब होता है, तो आप पढ़े थे अवगाद्रो के नियम से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए चाहे 273 केल्विन कहिए, ये है सामान्य ताप, और सामान्य दाब एक वायुमंडलीय दाब को यानी 76 सेंटीमीटर पारे के दाब को कहते हैं। तो देखिए वो लिख दिया था मैंने। और अवगाद्रो में पढ़ा कि एनटीपी पर किसी भी गैस को 1 मोल लिया जाए तो उसका आयतन हमेशा 22 लीटर होता है। तो बोलो आयतन हो गया 22.4 लीटर। अब हम काम एमकेएस में कर रहे हैं तो हमारी इकाई तो घन मीटर होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़े हो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, हमको चाहिए मीटर। तो बोलो 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 घन मीटर। ये सब पैमाना फंडामेंटल में पढ़ा दिए हैं। अब आज खाली हमें लाभ लेना है। बोलो हो गया? यानी कि लीटर को अगर हमें घन मीटर बनाना है तो बोलो 10 पे घात 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना बेटा तो सब पढ़ा दिया गया है पीछे, बिना पढ़ाए मैं आज तक यहाँ नहीं आया हूँ, है ना। वो आपकी अपनी मेहनत है, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो इतना का इसमें गुणा कर दे तो बोलो लीटर से घन मीटर हो जाएगा। और अब नीचे बोलो 1 मोल की बात हो रही थी, अब बोलो कितने को हम मानते हैं 273 केल्विन को मानते हैं सामान्य ताप। अब देखो सारा डाटा रख दिया मैंने, अब ये देखो कट जाएगा, और अब ये सारा गुणा भाग करोगे तो समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। हाँ आप समझ गए, जूल प्रति मोल डिग्री केल्विन हो गया, ये हुआ। क्लियर है? चल भाई, अब दूसरा हम इसमें बताते हैं, करें? बोलो आर बराबर पीवी अपन एन टी, बोलो कितना
अब ये तुमको चाहिए एक वायुमंडलीय दाब। अभी बताए थे कि जब इस इकाई में नापते हैं तो उसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक, बोलो अब आयतन लीटर में लेना होगा, तो कितना लीटर होता है? 22.4 बटे ये बोलो 1 मोल और टेम्परेचर 273 आई। अब इसको जब तुम लोग हल कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.0821। अब ये आ गया वायुमंडलीय दाब लीटर पर मोल डिग्री केल्विन। तो जब तुम लोग बेटा एसआई में न करके केमिस्ट्री के सीजीएस में काम करोगे तो ये वैल्यू रखना है, और जब एमकेएस में लगाना है तो ये वैल्यू रखना है। तो आपके सामने सारा कुछ गुणा भाग करेंगे ये आ जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही आप देख ही गए होंगे 22.4 में भाग देंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 ये कम है ये ज्यादा है नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़, फिर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे आ जाएगा। ठीक बात है। तो अब आपने जो 4 हेडिंग लिखा था वो क्लियर हो गया कि सार्वत्रिक गैस स्थिरांक किसे कहेंगे और उसकी इकाई क्या होगी, उसकी बीमा क्या होगी और उसका आंकिक मान क्या होगा। राइट है, क्लियर है ना बेटा? यहाँ देखिए बेटा ये साउंड ऐसे रहेगा, ये सही है ना? साउंड जा रहा है ना? ऐसे कट जाएगा, अब जा रहा है? ओके, अब साउंड जा रहा है बेटा निरंजन? साउंड जा रहा है बेटा? यस नो बोलो। ठीक है, टेक योर सीट। ओके बेटा, थैंक यू। क्लियर हो गया? अब बताओ परेशानी है तो बेटा ये हो गया चारों क्वेश्चन का जवाब। अब कोई तकलीफ? अब आओ बात करते हैं गैस के अणुओं के वेग का औसत मान। गैस के अणुओं के वेग का औसत मान। चले बेटा, बताया जाए। तो गैस के अणुओं के वेग का औसत मान कितना होगा ये जानने के लिए पहले दो बिंदुओं पर विचार करिए। वो क्या? आपने पिछले दिन लेक्चर में सुना था कि गैस के अणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁻⁴ मीटर से कम होती है, अतः उनमें प्रति, इसलिए ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं और जिग जैग मोशन में जाते हैं। तो जब ये भागेंगे तो टकराएंगे, तो कभी वेग बढ़ेगा घटेगा। तो अब आप पढ़े थे फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में कि जब भी कोई भौतिक राशि समान नहीं रहती है तो उसकी गणना करने के लिए हमें औसत लेना पड़ता है। अब आपको वहां पढ़ाया गया कि औसत निकालने के 3 तरीके हैं, एक समांतर माध्य से, एक गुणोत्तर माध्य से, और तीसरे को कहा गया था गैस में चल के बताया जाएगा। क्योंकि पहले और दूसरे में क्या था कि अगर क्रमिक रूप से हमको किसी भौतिक राशि के मान बदलते हुए मिल रहे हैं
तो हम उसका जो औसत है वो समांतर माध्य से निकाल लेते हैं, यानी सिग्मा x अपन या ये उस दिन आपको खूब रटवा दिया गया था, क्योंकि हमने कहा ये रट्टा मार लीजिए क्योंकि इसके ही बिना कोई काम ही नहीं होगा। फिर जब आए हम गुरुत्वाकर्षण में तब आपको समझाए कि बेटा जब हमको फर्स्ट और लास्ट दिया हो, अब एवरेज निकालना हो तो गुणोत्तर माध्य से, जी बराबर अंडर रूट ए बी से। लेकिन इन दोनों में केवल परिमाण चेंज हो रहा है। लेकिन अब हमने कहा कि जब कभी परिमाण भी बदले और उसके साथ उसकी दिशा भी बदले, तब ना वो समांतर माध्य से निकलेगा, तब वो निकलेगा वर्ग माध्य मूल मान से, उसे आरएमएस कहते हैं। तो आज हम उसी औसत की बात करेंगे, क्योंकि इसमें परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। तो इसका औसत बेटा किससे निकालते हैं? वर्ग माध्य मूल विधि से निकाल, ठीक है। और ये विधि को अंग्रेजी में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर मेथड, यानी शॉर्ट में कहते हैं आरएमएस मेथड। समझे क्या? आर माने रूट, एम माने मीन, एस माने स्क्वायर। जब इस विधि से आप किसी का औसत निकाल लोगे और निकालने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल मान। समझ के? अब वेग का निकालोगे तो वह वेग का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा, करंट का निकालोगे तो धारा का आरएमएस हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का निकालोगे तो ई आरएमएस हो जाएगा। मतलब जिसका निकालोगे उसका आरएमएस हो जाएगा। समझ आई आपको? अब आइए पहले समझिए। बोलिए अगर ये गैस का अणु है तो आपके हिसाब से जिग-जैग भाग रहा है, कभी इधर गया तो उधर से कोई अणु टकरा दिया, इधर भाग गया, चलो इधर से कोई अणु मार दिया, इधर भाग गया, चलो नीचे ले कोई मार दिया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, इधर चला गया, इधर चला गया। क्योंकि आप जानते हो इसकी कोई निश्चित दिशा कैसे भागता रहता है। अब जैसे सपोज करो कि इस समय ये अणु इधर भागा, वेग था v1, और इधर से कोई टक्कर मार दिया, तो टक्कर मारने पर दो ही बात होगी, अगर उसके दिशा के विपरीत मारा होगा तो वेग घट जाएगा, और उस दिशा में मारा होगा तो वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो विपरीत में मारा है तो वेग तो घटते ही बताओ इसकी दिशा उलट गई, अब माइनस v2 हो गई। अब इधर आ रहा था तब इधर ले कोनो मार दिया टक्कर, इधर चला गया, अब बोलो v3 हो गई। ऐसे ही देखो कई डाटा निकाल लिए, vn हो गई। तो क्या देख रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब कोई इसका नियत नहीं है। तो खाली परिमाण ही बदल रहा है कि दिशा भी बदल रही है? देखो दिशा बदलते ही विपरीत दिशा होते ही माइनस हो जा रहा है। अब सोच के देखो कि अगर कोई गैस का अणु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर जा रहा है, उसी समय दूसरा अणु अगर इधर आ जाए, तो आपको संवेग में पढ़ाए थे ना, अब इसका वेग हो गया, अब अगर इसका औसत निकालें तो आपको पता ही है कि अगर कई वेग पता हो तो v1 प्लस v2 डॉट 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 vn अपान n। तो अगर दो वेग पता है तो 2 माइनस 2/2, लॉजिक कट के 0 हो गया। तो क्या हुआ, अगर किसी का वेग 0 हो जाए तो रुक जाएगा ना। और तुम क्या पढ़े थे गैस के अणु गति में कि इसके अणु कभी स्थिर होते ही नहीं, इनकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो इस डाटा से तो रुक गया, इसका मतलब ये औसत निकालने का तरीका सही नहीं है। तब जाके इस विधि को खोजा गया। अब ये विधि क्या कहती है बेटा, ध्यान से सुनो। पहले ये विधि क्या कह रही है कि भैया आपके पास जितना वेग है ना, पहले उन सभी वेगों का वर्ग कर दीजिए। अब आप बताइए, प्लस का वर्ग करोगे तो प्लस आएगा,
अब माइनस का भी कर दोगे तो अब नहीं ना कटेगा, अब तो औसत निकल जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वर्ग माध्य मूल विधि, क्योंकि इसमें दिशा को भी ध्यान रखना है। तो इसलिए उनके जितने मान मिल रहे हैं सबका पहले क्या करो, और वर्ग करके सबका जोड़ के मध्यमान निकाल लो। अब मध्यमान लेकर फिर वर्ग, तो यदि तुम वर्ग करके फिर वर्गमूल ले लो तो मूलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 है, 2 का वर्ग करो 4, फिर वर्गमूल ले लो, तो कहां फर्क पड़ा, बड़ा फर्क। तो अब हमको यही ये नियम कह रहा है कि जितने भी आपको डाटाज मालूम है सबका पहले वर्ग कर दीजिए, वर्ग करके सबको जोड़ दीजिए, जोड़कर उसमें उतने का, तो इससे आपको क्या मालूम हो जाएगा, माध्य। अब ले लीजिए वर्ग, तो अब जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे, मूल, यानी अब हम उसे कहेंगे वर्ग मूल। अब जो मान मिलेगा उसे कहेंगे वर्ग माध्य मूल मान। समझ आ गई। और इस तरीके को कहेंगे वर्ग माध्य मूल विधि। तब जान गए आरएमएस विधि क्या होती है, कब लगती है, जब किसी भौतिक राशि में परिमाण बदलने के साथ साथ दिशा भी अगर बदलती जाती है तब उनका एवरेज वैल्यू वर्ग माध्य मूल विधि से निकाला जाता है। और कैसे निकालते हैं कि पहले उन सभी के मान को चिन्ह के साथ ले लेते हैं, फिर उनका वर्ग करके, फिर उनको जोड़ के उतने का भाग देकर माध्य निकाल लेते हैं, और फिर उसका वर्ग। इस प्रकार अब जो मान मिलता है उसे वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस कहते हैं, और इस विधि को आरएमएस विधि कहते हैं। और जिस भौतिक राशि का ये मान मिलता है उसे उसके नाम से आरएमएस कहते हैं। जैसे वेग का मिला तो भी आरएमएस, धारा का मिला तो आई आरएमएस, ऐसे। समझ आ गई। याद रखना, ये जो तुम सुन रहे हो ये आज नहीं 12 में कुल कमोए इसी से होगा, धारा में जितना काम होगा सब इसी से होगा। तो इसलिए ये मत समझना कि ये यही एंड हो गया। जैसे कि हमने अपने वर्चुअल संवाद में बोला ना कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फेस करो, उस प्रॉब्लम को छोड़ के भागो मत, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहां तक केवल सीमित नहीं है। यानी एक जगह छोड़ोगे तो वो पता नहीं कितनी जगह तुमको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को फेस करो। मोदी जी को देखते वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। धारा 370 तो ये नहीं किए कि छोड़ो जो अगली सरकार आएगी वो करेगी, उन्होंने चैलेंज ले लिया। एनपीए था, एनपीए का चैलेंज ले लिया। सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगाना था, कुल चिल्ला रहे थे ना ये सब डोमड़वा, उन्होंने मूर्ति बैठा दी। तो अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, हमको प्रेरित कर रहा है कि बेटा आप लोग युवा हो, आप पढ़ो, तो जो प्रॉब्लम है उसको फेस करो, और फेस करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम आगे भी प्रॉब्लम करेगा। देख लो बगल में बिहार है, यूपी है। बिहार में रेलवे वाला इम्तिहान लेके देखो कितनी संपत्ति नुकसान हो गई, और यूपी में किसी का हिम्मत हुआ। प्रयागराज में तन्नी से लोग किए, तब ले तुरंत चालू। क्या हो गया कि जे उपद्रव करेगा, जे संपत्ति नुकसान करेगा, ओकर घरे से ओकर खेत बेच के पैसा देना पड़ेगा। कुल यानी ठंडा हो गए। इसलिए देख रहे हो योगी जहां जहां जा रहे हैं प्रचार करने, क्या हो रहा है, फूल से उनका स्वागत हो रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा कानून बना दिए हैं और बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। तो इसके दो पक्ष होंगे। अब हम ये कह रहे हैं तो सब हमारी बात से सहमत भी नहीं होगा। किसी को जिसका नुकसान होगा वो कहेगा कि हमारे खिलाफ है। ये तो कहना ही कहना है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इसमें से प्रेरणा लेना है, पढ़ने में कौन बात से हम अपने को ठीक कर सकते हैं। तो प्रेरणा क्या मिल रही है, चुनौती को सामना करना है और सामना करके आगे बढ़ना है।
तो जो हमको सवाल हो चाहे सिद्धांत हो नहीं आ रहा तो उसको 10 बार समझना है, 10 बार उस पर मेहनत करना है, बस आ जाएगा। जैसे याद करो बचपन में क्या होता था, कौआ का बनाने नहीं आया तो छोड़ दिए प्रयास, दो का पहाड़ा नहीं आया तो छोड़ दिए प्रयास, आज आ रहा है ना। तो बस वही बात यहाँ करना है, जो एक बार नहीं आ रहा है 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, तभी तो आएगा ना भाई। अब समझ गए हैं, ये भी डाउट है। तो अब ये जितना समझाया वो लिख लो, क्या क्या मैंने कहा लिखो। जब किसी भौतिक राशि के परिमाण के साथ साथ परिमाण के उसके दिशा में भी परिवर्तन होता है, दिशा में भी परिवर्तन होता है, लिखे बेटा। तो उनका औसत मान इनका वर्ग माध्य मूल विधि से निकाला जाता है। अब पहले चेंज करो, तेज लिखो बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना तो थोड़ा तेज है। वर्ग माध्य मूल विधि से निकाला जाता है। अब कौन सी विधि ये है, कैसे निकालते हैं, पहले चेंज करो। इस विधि में उसके समस्त मान को चिन्ह सहित लेकर के चिन्ह सहित उनका वर्ग करके उनके मानों को जोड़कर उतनी संख्या का भाग देकर मादे निकाल लेते हैं। तत्पश्चात प्राप्त मान का वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। अब जो मान हमें मिलता है अब जो मान हमें उसे हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल यस मान, ठीक बात है। अब बोलिए कोई डाउट, पक्का क्लियर हो गया, कितने लोग समझ गए, एकदम क्लियर। अब कभी भी आपसे कहा जाए आरएमएस क्या होता है बता देंगे, यानी जितने वैल्यू रहे पहले उनका वर्ग करिए, फिर उनका समान उनका माध्य निकालिए, माध्य का वर्ग मूल ले लीजिए, तीन बात कहना है, पहले वर्ग करो फिर माध्य निकालो फिर वर्गमूल लो, बस का जी। तो उसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल विधि, और जो मान मिलेगा उसे कहेंगे वर्ग मान मूल मान, और फिर लिख दो एक लाइन बदल के। और अब जो हमें मान प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब चलो जैसे इसको डिराइव करते हैं, आओ डिराइव करके देखें। करें, देखो माना कोई एक गैस के अणु जिग-जैग मोशन करती है, जिसके वेग क्रमशः v1 माइनस v2 v3 माइनस v4 डॉट 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 vn है। ठीक है, इसलिए परिभाषा अनुसार चाहे सिद्धांत अनुसार, बोलो क्या कहे थे तुम कि जितने मान है सबका पहले वर्ग करो। देखो तुमने डाटा में लिखा है v1 माइनस v2 v3 माइनस v4 डॉट 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 vn, ऐसा ही लिखा है ना। तो आप क्या कह रहे हो कि सबका वर्ग करो। हाँ बेटा, मुंह से बोलो, आप लोग दिक्कत में हो। फिर क्या कहे हो कि वर्ग करके सबको जोड़ दो, जोड़ के उतनी संख्या का भाग, और भाग देकर अब उसका वर्ग मूल्य लो। अब जो ये मिलेगा वही आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, और जिस राशि का होगा उसका आरएमएस कहलाएगा। तो वेग का है तो भी आरएमएस हो गया। आ गया। अब भी आरएमएस को दो तरह डिनोट करते हैं, या तो ऐसे या भी बार लिख देते हैं। लाग में पढ़े होगे, ऊपर माइनस लिखे तो बार कहते हैं। तो इसे या तो भी बार पढ़ो, चाहे आपका जोन मन तोन पढ़ो, हम तो यही पढ़ने वाले हैं। समझ गए। लेकिन सवाल में भी बार मिल जाए तो अपना बाल मत नोचना, वो पीआरएमएस ही कह रहा है। हाँ बेटा, हो गया। चलो, तो वी आर एम एस या भी बार इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 सो। अब हम इसको एक लाइन बढ़ा दें तो बोलो अंडर रूट, बोलो v1 स्क्वायर, अब इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n। हो गया। कठिन लग गया? डाटा प्ले समझ में आ रहा है कि डिश टीवी है? डाटा प्ले हो गया है, करिए। अब डाटा इसका ही डाटा प्ले हो गया है, देख रहे होंगे टीवी में प्रचार दे रहा है। तो अब आपका भी डाटा प्ले हो जाना चाहिए, है ना। हाँ, खोपड़ी को दौड़ा दीजिए। अगर खो पड़ी है तब तो बात ही नहीं करना है ना। खो पड़ी है या खोपड़ी है, तब ठीक। चले बच्चों, अब बताओ कहाँ दिक्कत है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आज से अब हमें ये कहना होगा कि अगर कहीं भी गैस लोगे और वो गैस चल रही है, अब चलना ही चलना है, क्योंकि गैस की कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वह किस वेग से चलेगी। हाँ, भी आरएमएस से चलेगी। अर्थात सवाल लगाना है तो भी आरएमएस पकड़ना होगा। समझ गए ना, क्योंकि वो जिग जैग, कहीं टकराएगी, कहीं वेग कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, तो उसका पहले भी आरएमएस लेना पड़ेगा। इसीलिए अब तुम देख लो, एक और रहस्य की बात देख लो। कभी तुम देखते हो हवा तेज चलती है, कभी हवा
पता चला कि इनके ओर ही हवा तेज बह रहा है। हम कभी कभी बच्चों से पूछते हैं कि बेटा, जैसे अभी देखोगे कोहरा में कई बार हम पूछे बच्चों से कि आप लोग अपना रिपोर्ट बताइए, तो कोनो फोटो खींच के भेजते हैं। अरे गधे, वो हम नहीं देख रहे हैं, वो मोबाइल से फोटो खींचता है। हम तो बड़ी हंसते हैं कि देखो ये बिना बुद्धि वाला है, इसको मतलब साइंस नाम का कोई चीज ही नहीं है। अरे भैया, उसका मतलब ये है कि उसमें लिखा भी था, मैंने फिर बोला मैंने कि बेटा क्या भेजना है, वाइंड वेलोसिटी देखो कितनी चल रही है। तो कुछ मिला जो है वेदर पे जाके मोबाइल का स्क्रीन शॉट खींच के भेजते हैं कि सर हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना। अरे गधे, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग को यूज करना है ना, कि कहीं का नक्कल उठा के भेजना है। वो तो हमको भी पता है मोबाइल में मिल जाएगा, तो हम तुमको तो काम पे लगा रहे हैं ना कि साइंस पढ़ो, रजाई में बैठ के ठंडा ठंडा मत खेलो। अरे बाप रे बड़ी ठंडा, अरे बाप रे बड़ी ठंडा है। अरे भैया, ठंडा में ठंडा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? ये कौन सा न्यूज है सर जी? ठंडा में गर्म लगता है। अब गर्मी पड़ रहा है, बार बार करो बड़ी गर्म लग रहा है, बड़ी गर्म लग रहा है, तो कौन नया समाचार सुन रहे हो भाई? हमें तो ये पता लगाना है कि इतनी गर्मी क्यों आ रही है, या इतनी ठंडी पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। हमारा मोटिव तो ये है ना जी। तो वो तो आप कम ही नहीं कर रही हो। अब कितना उस न्यूज को पढ़ के चुपचाप घर में लगा रहे, बाप रे के जाई पता लगावे। कोई से पता लगी, बाऊ से पूछी कि भैया से पूछी, अब मम्मी से पूछ लिया तो और बड़ वैज्ञानिक है। तो ऐसा बात नहीं करना है ना, आप दिमाग लगाओ ना। आपको भगवान जी ये सब आप तक कितना चैप्टर पढ़ लिए, हवा में पढ़े क्या? तो ध्यान से समझो बात को। तो आपको यही देखना है। तो आप सोचने का विषय है कि मान लीजिए इनके गांव में हवा तेज चल रही है, इनके गांव में हवा नहीं बह रही है, उनके गांव में कोहरा चपले बा। तो समझना पड़ेगा ना ऐसा क्यों हो रहा है। तो हवा का स्थिर होना या फिर हवा का तेज बहना, वो दाबांतर पर डिपेंड करता है। अगर हमारे तरफ का दाब कम है, अब मुगल सरावरी का दाब ज्यादा है, तो हवा उधर से इधर बहेगी। और कब तक? जब तक बराबर ना हो जाए। अगर इधर का दाब ज्यादा है, इधर का कम, तो इधर से बहेगी। या नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा है, साउथ वेस्ट में कम है, ऐसे बहेगी। तो ये हवा का बहना वायुमंडलीय दाब के अंतर की वजह से है। अब समझ गए बेटा? ये पढ़ना है उसमें। और तुम दिमाग को एकदम ब्लॉक करके रखे हो, स्क्रीन शॉट मार के भेज रहे हो, तो ये गलत है ना। आपका स्टडी करने का तरीका नहीं मालूम है। अब इनके यहाँ कोहरा चपा हुआ है, तो क्यों? तो कोहरा तभी चपेगा जब दोनों साइड का या हर तरफ का वायुमंडलीय दाब लगभग इक्वल हो जाए। तो इसलिए हवा डिस्प्ले नहीं कर रही है, तो कंडेंस हो गया है एटमॉस्फेयर। ये इसके पीछे रीजन है। समझ आया? देखते नहीं देहात में किसान क्या कहता है, अब हवा बहल हट जाई। तो भी दिमाग लगाओ क्या कह रहा है। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा ना बेटा, यही वजह न साइंस पढ़ रहे हो, उसको देखो समझो। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये वेग गैस के लिए जब भी बात करेंगे फिजिक्स में, तो हमें VRMS लेना पड़ेगा। अब आओ देखते हैं कि अगर किसी पात्र में हम गैस रख लेते हैं, तो वो पात्र में गैस कितना दबाव डालेगा। क्योंकि आप क्या पढ़े थे, कहते कि अच्छा अब आपको एक डाटा और दे देते हैं। आपने पढ़ा कि गैस के जो अणु है उनके बीच की दूरी अगर 10⁻⁻⁴ मीटर से ज्यादा है, तब वो प्रतिकर्षित होंगे। कब रहेगा? तब नहीं होगा, तब तो वो आकर्षित होंगे। और ऐसा आपने पढ़ा ठोस में होता है। तो अब ध्यान से दो डाटा और ले लीजिए। एक जो आप देख रहे हैं ना,
तो गैस के एक अणु का व्यास कम से कम 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है, फंडामेंटल में दे चुका। और दो गैस के अणुओं के बीच की जो दूरी है वो 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। ये कोटिमान के पद में बात हो रही है, समझे क्या? तो इसीलिए ये प्रतिकर्षित होकर इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि इनके बीच की दूरी 10⁻⁴ मीटर कोटि से ज्यादा है। समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम? इसी से ये इधर उधर भाग रहा है। तो आपने क्या पढ़ा कि जब ये भागेगा और इसको जितना जगह मिलेगा उतना में ये फैल जाएगा। इसलिए आपने कहा कि हर वस्तु आयतन के बराबर जगह घेरती है। तो इसलिए आपने कहा कि गैस की बात करनी है तो आयतन में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कि अणु जाके बताओ दीवार से टकराएगा। जैसे आप ही मुंह से हवा खोल के हाथ पर मारो तो देखना हाथ पर दबाव पड़ेगा। अगर मुंह लाए हो, हाथ लाए हो तो जरा करके देखो। अब मुंह घर छूट गया हो तो कोई बात नहीं, नहीं पड़ रहा होगा। पड़ रहे है ना? गर्मी में देखते हो हवा तेज चलती है तो तुम्हारा दरवाजा मार खुलना बंद होना चालू, और वही समय जाओ तो मारते इकट्ठा ऐसे कपर फूट जाएगा। नहीं कैसे? क्योंकि गैस आके टकराई है तो जिस एरिया पर उसने बल लगा दिया दाब पैदा हो गया। अभी कल नहीं पढ़ रहे थे ये काम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। तो इसीलिए जब पात्र में आप गैस भरते हो तो वो गैस जैसे बैलून में गैस भरो, देखना बैलून फूल जाएगा ना। हो बर्थडे मनाए होगे तो फूले होगे, उसमें फूल जाता है कि नहीं? और चाप के भर दो अब फट जाएगा। अब तो समझी गए होंगे, बढ़ गया तो उतना फैल गया, उतना जगह घेर लिया। और टेम्परेचर जितने, जैसे इसमें खूब काव चिल्लाओ, देखना ही कमरा गर्म हो जाएगा। इसीलिए जिस कमरे में ज्यादा बच्चे रहते हैं देखना वो गर्म रहेगा। जितना चिल्लाएंगे सब उतना हवा निकलेगी, उतनी गैस टकराएगी, उतना घर्षण होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गैस का बिना दाब, बिना ताप, बिना आयतन के स्टडी संभव ही नहीं है, क्योंकि नेचुरली उसके स्वभाव से ये तीन चीजें जनरेट हो जा रही हैं। तो इसलिए अगर हम किसी पात्र में गैस भर रहे हैं तो वो कितना दाब डालेगी यही हमें जानना है। तो आज 20-25 साल हो गए ये डेरिवेशन पोर्शन निकल गया है, नहीं तो ये 3 पन्ने का डेरिवेशन होता था, इसी को देखते ही निकल गया है। अब डायरेक्ट पढ़ना है तो चलो पढ़ लेते हैं। किसी पात्र में गैस रखने पर गैस द्वारा डाला गया दाब। गैस रखने पर गैस के द्वारा डाला गया दाब। देख बेटा ये रहा पात्र, अब इसमें ये गैस रख दिया, जरा समझो। तो बताओ ये गैस 3 डायमेंशनल न भाग सकता है, क्योंकि गैस जिग जाता है। तो बोलो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसीलिए आप पढ़ते हो गैस के अणु हर दिशा में दबाव डालते हैं। बैलून में हवा भरते हो तो खाली एक ओर ही थोड़ा फूलता है। हाँ अगर यहाँ अगरबत्ती जला दे और पूरा धुआं फैल जाए तो हो कोना में जाओगे तब वो महकेगा, अहे कोना में आओगे केवड़िया खोल दोगे तो बारहू महकेगा। हाई डिश उतार के कैपवा में भर लोगे तो महकेगा। ओके अब समझ आ गया?
तब पकड़ो। तो अब चलो मान लिया कि ये पात्र है जिसमें ये जो गैस भरी गई है, इसमें कुल गैस के अणुओं की संख्या और एक अणु का द्रव्यमान m है। समझे क्या? m है और इस पात्र का कुल आयतन, गैस का घनत्व v है। और अब बताओ, अब ये 3 डायमेंशनल भाग सकता है, अतः इसके द्वारा डाला गया कुल दाब। और अभी आप कहे हो कि इसमें गैस भागेगा तो उसका वेग हमको आरएमएस लेना होगा। क्यों बच्चा? तो करते हैं। माना बोले किसी पात्र में रखे हुए गैस के कुल अणुओं की संख्या स्मॉल n। जल्दी करो, अभी मरने वाला है मोबाइल। स्मॉल n तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग भी आरएमएस है। बेटा, तो यदि पात्र का आयतन भी और गैस द्वारा डाला गया दाब P हो, ठीक है, तो दाब P बराबर होगा, मैंने बोला ना कि डायरेक्ट, तो बोलो तीनों डायमेंशन है, 1/3 m n भी आरएमएस स्क्वायर अपॉन v होगा। अब जहां n है अणुओं की संख्या, m है एक अणु का द्रव्यमान, ये वेग है और ये पात्र का आयतन, इतना था। समझे? अब इसको चूंकि डायरेक्ट पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं करना है, अब लिख देंगे जहां, बोलो m कौन था? एक अणु का द्रव्यमान। n कौन था? अणुओं की संख्या। वीआरएमएस कौन है? गैस के वेग का वर्ग माध्य मूल वेग, यानी वेग है। और कैपिटल V कौन है? आयतन। सही है ना? अब चलो, इनके जेबा में एक टॉफी रखा गया है जिसका वजन 10 ग्राम है। तो इनके जेब में अगर कुल 10 टॉफी है तो बोलो कितना वजन होगा? फिर से सुन लो, एक टॉफी का वजन 10 ग्राम है और इनके पॉकेट में 10 टॉफी है, तो बोलो कितना वजन होगा? 100 ग्राम। तो बोलो एक अणु का द्रव्यमान m है, तो n अणु का कितना हुआ? गुणा कर दे, यानी nm। तो क्योंकि अब ये सूत्र बन गया है, अब सूत्र को फैलाया जा रहा है। क्योंकि एक अणु का द्रव्य स्मॉल m है, तो n अणु का कितना होगा बेटा? गुणा कर दे, तो mn हो गया। तब जितने अणु थे सबका ना द्रव्यमान आ गया, तो बोलो अणु के कुल द्रव्यमान को ही ना अणु भार कहते हैं। इसलिए बेटा अब इसको हम का नाम देंगे? अणु भार। तो अगर अमीन को हम रिप्लेस करें तो बोलो अणु भार से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो अब इस सूत्र में बताओ, ताप P बराबर 1/3, बोलो इतना हटा के कैपिटल M भी आरएमएस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो तुम कह ही सकते हो जहां m है अणु भार। लो जी, एक सूत्र और बन गया, एक पर एक फ्री।
ये फर्स्ट। अब दूसरा बताओ, अब अगर हमको किसी गैस का अणुभार और आयतन न दिया हो, घनत्व दिया हो, तो बोलो फंडामेंटल में क्या पढ़े थे? द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, नहीं पढ़े थे? तो बोलो हटा देते हैं। तो चूंकि हम हाँ का जानते हैं, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, तो बोलो बेटा इसको हटा दे, तो अब दाब का सूत्र हो गया 1/3 TVRMS स्क्वायर, हो गया ना? चलिए अब आपको दाब अगर निकालना है तो तीन तरीका आपके पास है निकालने का। अगर अणुओं की संख्या, अणु का द्रव्यमान दिया है तो mn VRMS स्क्वायर बाई कैपिटल V से निकाल लेंगे। अगर अणु भार दिया है तो 1/3 m VRMS स्क्वायर बाई कैपिटल V से निकाल लेंगे। और अगर घनत्व दिया है और आप उस सूत्र को देखो तो आपको पता भी चल गया, गैस भी जो दाब डालती है वो घनत्व के समानुपाती, यानी कम घनत्व का गैस है दाब कम डालेगी, और अधिक घनत्व का है अधिक डालेगी। अब समझ आ गया? अब पूछिए कहाँ क्या कष्ट है, हम चकाचक। तो अब इसमें थोड़ा सा भी और रह गया है, तो अब आगे हेडिंग डाल दीजिए, गैस के वर्ग माध्य मूल वेग और ताप में संबंध। गैस के वर्ग माध्य मूल वेग एवं ताप में संबंध। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट डे के लेक्चर में मुलाकात होगी।